ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी आपका फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल कंबाइंड पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें सारा थ्योरेटिकल 5 दिन में आपका सारा थ्योरेटिकल चलेगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा काम कैसे होता है कौन सी लाइन में, सारा कुछ इसके अंदर में क्लियर करूंगा। एक बार जस्ट सेकंड गाइस, 2 मिनट रुकना एक बार। हेलो। ठीक है गाइस, तो बेसिकली इसके अंदर आपका सारा मैं कवर करवाऊंगा, सारा थियोटिकल काम कैसे होता है, आपका गवर्नमेंट में काम कैसे होता है, आपका प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में काम कैसे होता है, सारा कंडक्ट करवाऊंगा इसमें। तो डिजिटल फोरेंसिक इज द ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस इनकम्पोजिंग द रिकवरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल फाउंड इन डिजिटल डिवाइस, ऑफन इन रिलेशन टू मोबाइल डिवाइस एंड कंप्यूटर क्राइम। ये आपकी डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है आपका हैज टू फॉलो ऑल गाइडलाइंस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री साइबर आईटी एक्ट। अगर आज की डेट में आप पीएचएफआई उठाओगे तो आपके आईटी एक्ट चलते हैं, अमेरिका लॉज। ठीक है, आपके आईटी एक्ट चलते हैं, इंटरनेशनल लॉज। इंडिया का आईटी एक्ट अलग है। अगर आज की डेट में मान लो कोई लड़की है, मैंने उसकी फोटो सारी की सारी आइडेंटिटी थेफ्ट करी, फ्रॉड, और उसके उससे एक इंस्टाग्राम बनाया और मैंने फ्रॉड कर रहा हूं, तो ये आईटी एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपके इंडिया के अंदर आईटी एक्ट दो चलते हैं मेनली, आईटी एक्ट 2000 और एक का चलता है आईटी एक्ट 2008। तो उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट आता है आपका आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अब आईटी एक्ट 2000 अमेंड तो कर दिया गया था। ठीक है, अब मान के चलो कल की डेट में मैं कंपनी में काम कर रहा हूं और मैंने किसी कंपनी में कोई कॉन्फिडेंशियल डॉट पीडीएफ करके फाइल थी, उसको चुरा लिया। ठीक है, तो पुलिस ने कंपनी ने पुलिस में केस किया कि ये एम्प्लॉय था, ये हमारा डेटा लेके चले गया। तो मेरे पे जो आईटी एक्ट नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि जो जजेस थे, जो लॉयर थे, ना उनको फॉरेंसिक की पता था इन्वेस्टिगेशन, ना उनको साइबर सिक्योरिटी का कुछ पता था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा था तुम्हारा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली सीआरपीसी की धाराएं चलती थी। ठीक है, जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में चलती है। ठीक है, और उसमें जैसा 420 होता है धोखाधड़ी और ये डेटा का इधर उधर करना, तो 420 लगा के 3-4 साल की सजा कर दी जाती थी और 1-2 लाख या 3 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो अगर मैंने क्राइम किया तो मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करने का पैटर्न इसी तरह था। लेकिन आपका 1 जुलाई 2024 को बीएनएस आ गया। अब ये बीएनएस क्या है? बेसिकली आपका भारतीय न्याय संहिता। पहले से आईपीसी पीनल कोड चलता था। ठीक है, ये धाराएं लगती थी, ये धारा होती थी। इसको 1 जुलाई 2024 से चेंज कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। दूसरी चीज, आपका एक आईटी कोड बना दिया गया। कल की डेट में अगर मैं किसी भी का हैकिंग करता हूं या साइबर क्राइम करता हूं या उसका कोई भी पैसा फाइनेंशियल फ्रॉड करता हूं, वो सारा कुछ कम्युनिकेशन आईटी के थ्रू हो रहा है, यानी एक इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो वो मेरा आईटी कोर्ट में जाएगा। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, तो ये सारा मेरा आईटी कोर्ट में जाता था। ठीक है, पहले ये जाता था नॉर्मल केस में, जहां आपके डिवोर्स के केस भी जा रहे हैं, मर्डर के केस भी जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के चोर और ये सारे केसेस जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे केसेस आपके जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसके लिए एक अलग कर दिया गया आईटी कोर्ट। अब जितने भी जजेस है, जितने भी लॉयर्स है, उनको भी साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा करना पड़ेगा। बेसिकली उनकी डिग्री होती है एलएलबी एंड ये सारा कुछ। लेकिन अब उनकी जो डिग्री के साथ उनको डिप्लोमा लगाना पड़ता है कि हमने सीएचएफआई किया है, हमने ये डिप्लोमा किया है, हमने फॉरेंसिक्स पढ़ी है। तो क्योंकि वो आईटी कोर्ट में प्रोसीडिंग देनी है उनको, तो अब जज को ही नहीं पता है हैश वैल्यू क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, वो कैसे जजमेंट दे पाएगा। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2000 अमेंड तो कर दिया गया, लेकिन इसको एकदम इसकी कार्रवाई नहीं करी गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या की ऑब्जेक्टिव थे? लीगल रिकग्निशन ऑफ ई कॉमर्स एंड ई ट्रांजेक्शन, फैसिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस, साइबर क्राइम प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर अमेंडमेंट्स आ गए आपके। ठीक है, फिर आपका ये कुछ आईटी एक्ट 2000 में था, जैसे सेक्शन 66A, द सेक्शन वाज प्रीवियसली क्रिमिनल दैट सेंडिंग अ ऑफेंसिव मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर। यानी मान लो मैंने किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेज दिया, गाली दे दी, मर्डर की धमकी दे दी, तो ये आपका 66A में आ गया। ठीक है, 72 के अंदर आपका ये डील्स विद द पेनल्टी फॉर ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी। ठीक है, कौन आया अभी? सुजल।
ठीक है। तो बेसिकली इसका 72 में ये है कि मान लो किसी की कॉन्फिडेंशियल था, मैंने उसके फोन में से वो चुराया है, कुछ भी, जैसे इसके अंदर मेरा वो भी लग सकता है। जो मैंने अभी बताया केस कि मैं कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं और मैंने वहां से कोई फाइल चुराई, तो मेरे पे सेक्शन 72 भी लग सकता है। ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन 79, द सेक्शन प्रोवाइड एग्जम्पशन फॉर लाइबिलिटी फॉर इंटरमीडिएटरी एंड सर्टन केस सच एज व्हेन दे आर होस्टिंग थर्ड पार्टी कंटेंट, सी2 सर्वर, और ऐसा कोई कंटेंट बना रहा है, या हो सकता है आपने, जो मैंने भी बताया कि मैंने किसी लड़की की फोटो ली, मॉर्फ करी और उसको डाल के कहीं वो कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें। ठीक है। इसमें आपका एमएमएस और ये जितनी भी फ्लड होते हैं मार्केट में, ये सारा आपका सेक्शन 79 में आता है, और ये बहुत सारा है। आईटी एक्ट आउटलाइन वेरियस पेनल्टी, साइबर क्राइम, हैकिंग, डेटा थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल कंटेंट, ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपका आईटी एक्ट 2000 में आता है। ठीक है। फिर आपका आईटी एक्ट 2008 आया। अब आईटी एक्ट 2008 क्यों मैंडेटरी था? कोई मुझे बता सकता है कि आईटी एक्ट 2008 क्यों आया? मतलब हल्का फुल्का 2008 में ऐसा क्या हुआ? चेंजेस ही होंगे सर रिगार्डिंग टू प्रॉब्लम से। हाँ हाँ, आप बताओ। और नहीं, अमेंडमेंट्स तो चेंज हो रहे हैं हर साल, लेकिन एक नया अमेंडमेंट डाला गया आईटी एक्ट 2008, जिधर आपके सेक्शंस और ये सारा कुछ और चीजें चेंज करी। हुआ क्या था, आईटी एक्ट 2008 इसलिए भी मैंडेटरी करा गया था, जो आपकी विधानसभा और इधर जो होता है, जो लॉज और ये सारा कुछ बनाते हैं, बेसिकली उस साल उधर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उधर, ताज होटल पे अटैक हुआ था। ठीक है, 2008 के अंदर। अगर आप यहाँ डालोगे क्या है, ताज होटल अटैक, ठीक है, 2008 मुंबई अटैक, तो उस टाइप के अंदर हुआ क्या, मोबाइल सर्विलेंस बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम कि ज्यादा लोगों पे सर्विलेंस करी जाए, मॉनिटर करा जाए कि वो क्या फेसबुक पे कर रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, क्या ट्विटर पे कर रहे हैं, क्या यूट्यूब पे कर रहे हैं, हर जगह से। कौन आया अभी? अच्छा, सुजल, कनेक्शन इशू आ रहा है क्या तुम्हारे नेटवर्क में? यस सर, नेट प्रॉब्लम हो रहा है और मैं फोन से ले रहा हूँ आज बाहर की साइड में, तो मेरा अच्छा डाटा वैसे चल रहा है। अच्छा, कोई नहीं। तो आपका आईटी एक्ट 2008 आया, जिसको अमेंड करा गया, और चीजें, टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, तो एक्ट ऑफ वॉर उसको एक तरीके से आपका इसके अंदर देखा गया, और उसमें आईटी एक्ट 2008 में बहुत चीजें आपकी चेंज करी गई। ठीक है। तो आईटी एक्ट यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से अमेंडमेंट आए, कौन कौन सी चीजें चेंज हुई। सत्यम, आपका ये माइक ऑन है? सॉरी सॉरी। ठीक है। तो बेसिकली आपका आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2008 बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। फिर 1 जुलाई को जो नया अमेंडमेंट आया, उसमें यह कहा गया कि बेसिकली आपका एक नया कोड बनाया जाएगा। अब मान लो मैं 420 का मेरे पे केस लगा कि मैंने कोई भी डेटा चुराया कंपनी में से, तो मेरी मान के चलो 4 साल की सजा है और 2 लाख रुपए पेनल्टी है, कंपनी को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी जाता है उसी में से। अब उसी को, अब देखो जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि तुमने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली सजा कम हो जाती है, 1 डेढ़ साल की सजा होगी जेल की, और आपका 50-60 हजार रुपए पेनल्टी होगा। तो ऐसे इस तरह से इसको अमेंडमेंट को बनाया गया कि आप मैक्सिमाइज करो। ठीक है। और सारी चीजों को, क्योंकि ज्यादातर जो ये देखो इंडिया में इस तरह से बनाया गया, जो क्रिमिनल्स है, देखो कोई भी लॉ बनाया जाता है ना, तो बहुत चीजें ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड रेशो के हिसाब से देखा जाता है। तो ये साइबर क्रिमिनल्स है, इनकी एज अगर आप देखोगे बिलो 30s है, मतलब 20, 21, 25 से तो नीचे ही चल रही है। ठीक है। ज्यादा कुछ बंदे हैं जो नए नई चीजें सीख जाते तो हैकिंग कर दी, कुछ को पता नहीं होता तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। कुछ साइबर साइबर क्रिमिनल्स है ही। तो ये एक रेशो बनाया गया आपका, तो उसी के हिसाब से सजा, क्योंकि अब देखो, अब आप 3 साल की सजा, 4 साल की सजा कर दोगे, जो बंदा 20 साल की उम्र में उसने करा, 4 साल वो जेल में रहा, ना डिग्री करा ना कुछ किया, जिंदगी खराब, 4 साल बार बार निकला, तो कोर्ट ने इसको इस तरह से बनाया, 1 डेढ़ साल की सजा। मतलब जिस तरह जुर्म करेंगे उस हिसाब से सजा उसी हिसाब से उसको, अब मर्डर किया तो 7 साल की सजा तो पक्की है, अब वो उम्र कैद हुआ अलग है। तो वैसे ही आईटी को, हमारा जो आईटी एक्ट है, इसको चेंज किया गया इंडिया में, एक डेमोस्ट्रेट किया गया कि ये इस तरह काम होगा। तो आपका इसके अंदर
ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री साइबर आईटी एक्ट फॉलो करना होता है। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो कोड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके एक तरीके से लॉज होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो आपने आईएसओ का नाम सुना होगा, यस सर। ठीक है। अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट सेट्स द रिक्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कि आपका कॉर्पोरेट में एक फ्रेमवर्क सेट होगा, व्हाट कैन एम्प्लॉय कैन डू, कैन नॉट डू, इंटरनल अटैक, आउटर अटैक, पूरा एक फ्रेमवर्क डाला जाता है एक कंपनी में। जब आप आते हो एक कंपनी में, तो कंपनी एक पॉलिसी देती है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली वो दो पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी होती है कि बेसिकली आपको कंपनी में मैनेजमेंट कैसे चलना है, और एक पॉलिसी होती है जो भी आपको कंप्यूटर लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपने डेटा इधर उधर करने की कोशिश करी, या उसमें पूरी चीजें जो अच्छी कंपनी होती है वो पूरा बना के दे देती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका निस्ट SP 800, ये आपका कुछ फ्रेमवर्क है। निस्ट निस्ट का क्या है? नेक्स्ट सर एक पॉलिसी टाइप है, फ्रेमवर्क है ना। करेक्ट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्या होता स्टैंडर्ड है? एंड टेक्नोलॉजी, ये अमेरिकन वो है। तो SP 800 क्या करती है? यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय द नेशनल, ये दिस प्रोवाइड अ गार्डियन ऑफ सैनिटाइजिंग स्टोरेज मीडिया विच इज प्रोसेस ऑफ इरेजिंग डेटा। ये तो ये हो गया 8, इसको SP 800 प्रोवाइड गाइडेंस सर रिकमेंडेशन आपने एंड, हाँ बोलो। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी क्या? स्क्रीन शेयर करी हुई है मैंने, स्क्रीन नहीं दिख रही बाकियों को? दिख रही है। एक बार एक वापस मिनट स्टॉप सर, मैं करके दोबारा ज्वाइन कर एक रहा बार शेयर कर रहा हूँ। अब शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हूँ। सर अब ठीक है। मेरे में इशू है, तो दिख तो जाएगा। ये आपके फ्रेमवर्क डाले गए गवर्नमेंट ने, और आईएसओ, ये आपके कॉर्पोरेट लेवल के फ्रेमवर्क बनाए गए कि इस तरह से आपको कंपनी हैंड्स ऑन चलानी है, पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा कोर लेवल पे, ठीक है। तो आपके टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं। पहला जो होता है हु वर्क इन अ लैब लाइक अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट एफएसएल, ठीक है। और एक होता है हु वर्क इन अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, जो सीधा पुलिस पुलिस के साथ जाता है, या वो सारा रेड एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम करता है। तो हम पहले वाले पे चलते हैं, हु वर्क इन अ लैब लाइक अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट एफएसएल। अब ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, पेंट खोलता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट ने ना, देखो, लॉज बना दिए, ठीक है। लॉ के बाद उन्होंने एक चीज बनाई कि आपका एक फॉरेंसिक साइंस लैब। अब मान लो मैं आज तुम्हारे को CHFI पढ़ा रहा हूं, मान लो मेरे में दिमाग बहुत है, मैं बोल दूं कि भैया मेरे जैसी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो कोई कांड हो गया है, और मैंने उसमें एक हार्ड डिस्क निकली, बंदे ने डिलीट कर दिया था डेटा, मैंने रिकवर करके पूरी रिपोर्ट बना दी है। अगर आज की डेट में मैं वो रिपोर्ट कोर्ट में ले जाके पेश करूंगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा एनालिसिस किया हुआ डेटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं ऑथोराइज पर्सन नहीं हूं। एक चीज याद रखना, क्योंकि मैं ऑथोराइज पर्सन नहीं हूं। अब मैं बोलूं मैं क्रॉस सिक्योरिटी में काम करता हूं, मैं ये हूं वो, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑथोराइज बॉडी बनाई है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, एफएसएल। अब यहां से तुम्हारी एक चीज स्टार्ट होती है, FSL, फॉरेंसिक साइंस लैब, ठीक है। यही ऑथराइज होते हैं। तुम्हारा आरुषि मर्डर केस हुआ था आज से 8-10 साल, 19-20 साल पहले, ठीक है। आरुषि मर्डर केस, अभी वो वाला केस हुआ था तुम्हारा, पूना वाला केस, वो 26-35 टुकड़े, जो भी एक्सप्लोजेड केस का नाम था। वर्कर किसके साथ हुआ था? अरे वो क्या नाम था उस केस का? श्रद्धा मर्डर केस। हाँ सर। श्रद्धा मर्डर केस में उसमें एफएसएल थी। अभी कोलकाता में जो रेप हुआ था, जो रिसेंटली वो डॉक्टर का रेप हुआ था अभी कोलकाता में, उसके अंदर भी तुम्हारा फॉरेंसिक साइंस लैब गई थी। अब एक चीज याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेंसिक साइंस लैब। इसमें दो बॉडी आती है। आपकी पहली बॉडी आती है CFSL, और फिर आती है SFSL। CFSL होती है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब, और SFSL होती है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब। अभी पहले स्टेट का बताता हूं। मान लो राजस्थान है, राजस्थान में कहीं मान लो अलवर में कोई कांड हो गया, छोटा केस है, हाई प्राइम केस नहीं है,
तो वो जितना भी केस है तुम्हारा, वहां की स्टेट की जो फॉरेंसिक साइंस लैब है वो जयपुर में है, तो जयपुर वहां की मेन वो हो गई, मेन स्टेट हो गया, मेन वो कैपिटल हो गया। तो बेसिकली बेसिकली आपका सारा काम वहीं जाता है। क्या हुआ? 4 बजे मैं फ्री ही नहीं हूँ, मेरे बैच है उस टाइम पे, वो कॉर्पोरेट वाला बंदा है, वो बोल देगा, फिर मैं कहाँ से लूंगा? 5 बजे आप बोल दो ना, तो कल ले ले। चलो मैं देखता हूँ इधर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एसएफएसएल आएगा और सीएफएसएल आएगा, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब, और आपका स्टेट फॉरेंसिक लैब। आपका एसएफएसएल जो होगा ना, बेसिकली उसके अंदर एक चीज मैंडेट याद रखना, कि छोटा केस होगा, हाई प्राइम केस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल केस है, कि इसने डेटा ये कर दिया, कॉलेज के स्टूडेंट ने इधर कुछ कर दिया, तो वो स्टेट के फॉरेंसिक साइंस लैब में जाएगा, पहली चीज। अगर केस, हाँ स्टेट वाले में, जैसा अभी दिल्ली में कुछ कांड हो जाता है, दिल्ली में कोई भी उसने इधर उधर कर दिया, तो दिल्ली में रोहिणी है, रोहिणी में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब है, वहीं आपका एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वहीं आपका दिल्ली पुलिस का एक और सेकंड ब्रांच ऑफ ऑफिस है। तीन चीजें रोहिणी में है, आमने सामने। वहां आपका नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, जो ड्रग व्रग दिखती है, उनका भी अपना खुद का डिपार्टमेंट है, तो वो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब है। अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब होती है हेड इन सब के ऊपर, यानी मान लो वो केस बड़ा बन गया, बहुत टॉप लेवल केस बन गया, यानी इशू बन गया, आपके मेन हेडलाइंस में आने लग गया, तो वो सीएफएसएल। कोलकाता के अंदर जो रेप केस हुआ था, उसके अंदर भी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब गई थी, लेकिन वहां के लोगों ने, और जो पब्लिक के अंदर इतना वो था, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो दिल्ली की सीएफएसएल टीम थी वहां भेजी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेशन में 2-3 ब्रांचेस होती है, फिजिकल फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले भी गए थे वहां। जो जो उसका वो ईयरबड मिला था लड़के का, सबको केस अवेयर है ना? हेलो? जो यस सर। कोलकाता वाला केस था, ये श्रद्धा मर्डर, ये सारे केस अवेयर हो ना, पढ़ते हो ना, तो न्यूज व्यूज सब? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली उसको आपके सीएफएसएल ने सॉल्व किया था। हाँ सेंट्रल, आपको वो दिख जाता है, वो हाफ वो पहन के घूमते सीएफएसएल वाले, ठीक है। तो सीएफएसएल हो गया, एसएफएसएल हो गया। अब दूसरी चीज आपकी रॉ, आईबी, एनआईए, सीबीआई, आपका नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, एनडी, एनआईए भी होगा ना। एनआई डाल दिया ना, ठीक है। रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकी खुद की लैब्स है इंटरनल। एक चीज याद रखना, एनआईए भी होती है वैसे ना। थर्ड आई तो वो कंपनी है, वो तो एक अलग है, वो दिल्ली पुलिस के साथ, वो प्राइवेट कंपनी है थर्ड आई, वो एक अलग चीज है। मैं जो अभी बता रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, काम करने का पैटर्न कैसा है, जो इनकी लैब होती है बेसिकली। जो देखो एक चीज याद रखना, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब और एसएफएसएल बनाई गई, ठीक है। अब एक चीज और कही करी गई, अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब और एसएफएसएल पे बहुत केसेस आने लग गए, मतलब एक केस के अंदर आपके मतलब 8-9 फोन जब्त हो रहे हैं, बहुत सारे लैपटॉप हार्ड डिस्क है, तो लमसम 15,000 केसेस पेंडिंग है अभी भी, और बंदे जो वहां काम कर रहे हैं 150 भी नहीं है, 100 के अंडर अंडर 80-90 बंदे काम कर रहे हैं। तो एक बंदे पे भी लगा के भी मैं चलूं, एक बंदे पे तो 500 600 केस आते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक बंदा कितना काम कर लेगा एक, क्योंकि एक केस में इतने फोन, इतनी हार्ड डिस्क, इतने लैपटॉप्स आ रहे हैं, और तो फेक कॉल सेंटर, तो कैसे काम होगा? तो एक गवर्नमेंट ने एक चीज और करी, इनने एक और ब्रांच बनाई, एनसीएफएल। तो दोनों कंबाइन करें। हाँ, एक एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब बनाई गई, जो आपकी दिल्ली में स्पेशल सेल है, जहां मैंने भी एक बार इंटर्नशिप भी करी, काम भी किया, एनसीएफएल, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी। ये द्वारका में है, साइपैड एनसीएफएल, इसको आई4सी के अंडर डाला गया। आई4सी एक आपकी ब्रांच है, आई4सी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। बहुत बंदे तुम्हारे को यहाँ इंटर्नशिप करते हुए निकल मिलेंगे, यहाँ भी रिसेंटली एक इंटर्नशिप भी हुई है, अगर तुमने भरा होगा या नहीं, इन कुछ वेबसाइट को मार्किंग कर लो, ठीक है। अभी तो इसका निकल गया इंटर्नशिप का प्रोग्राम, ये इनने इंटर्नशिप्स निकाली थी, और सही में बीच में आई थी ये तब लेकर इसमें मतलब एक वो सिखा है, मतलब बात है कि मतलब जो रनिंग में है ना बच्चों को बता देती थी कंप्लीट हो चुका नहीं करते, मतलब जो बैचलर मांगा था तो बैचलर। हाँ मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस में, हाँ बता दो, इतना चेक नहीं होता, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ये सारा कुछ आपका कवर करवाते हैं ये, नहीं लेकिन
जो ये गुरुग्राम साइबर सेल की इंटर्नशिप होती है वर्थ इट नहीं है, बकवास। ये जो है, क्योंकि मैं खुद ये वाला तो नहीं, मैंने एनसीएफएल से किया, मैंने वहाँ इंटर्नशिप भी करी है, काम भी किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है जो वहाँ सिखाते पढ़ाते हैं, बहुत टॉप लेवल है। ठीक है, ये नॉर्मल ये नहीं कि साइबर क्राइम हो गया, फोन मत यूज करो, ये मत करो, ये तो फालतू चीजें, ये तो कॉमन सेंस पीएच में ही बता देते हैं, पीएच की भी चीज नहीं है। ठीक है ना, एथिकल हैकिंग क्या होती है, ये कॉमन, इसके अंदर पूरा का पूरा अच्छा से आपको पूरा साइबर क्राइम कैसे क्या कंडक्ट होते हैं, उनको कैसे पकड़ा जाता है, तो उनके इंटर्नशिप कंडक्ट करवाता है I4C, क्योंकि ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो इसकी इंटर्नशिप है, तो इनको कुछ को बुक मार्क करके रख लो, यह बताने का I4C है ये। 3 बार सी हो गया ना, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर, तो 4 बार सी हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। ठीक है, फिर आपका एनसीएफएल तो है ही नेशनल, तो ये आपका जो एनसीएफएल है, अगर आप इसको खोलोगे, ये बिल्डिंग है ऐसे, इसको नीचे करोगे तो ये मेमोरी फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स, नेटवर्क लॉग एनालिसिस, मालवेयर फॉरेंसिक्स, डैमेज डिस्क इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ये सारा क्रिप्टोग्राफी फॉरेंसिक्स बहुत अच्छी है इनकी, तो ये सारा काम करवाती है। बेनिफिट ऑफ एनसीएफएल डिजिटल एविडेंस रिकवरी, ऑनलाइन फॉरेंसिक सपोर्ट फॉर स्मॉल एविडेंस, छोटा एविडेंस होगा कि भैया तुम उसको भेजोगे, प्रोसीजर होगा आपके साइबर सेल के अंदर आया, कॉल करके वहीं से वही सॉर्ट करके दे देंगे। इंटर्नशिप में सर मतलब प्रॉपर्ली कवर करा दे इसमें सर, मतलब 6 मंथ से अंदर एक टाइम होता है टाइम है ना, किसके अंदर? ये मतलब इंटर्नशिप कराते हैं ये हाँ, नहीं, इनका 1 2 3 महीने का ही इंटर्नशिप होता है, ज्यादा महीने का इंटर्नशिप नहीं होता, लेकिन वो 1 2 महीने में सारी चीजें कोर लेवल चीजें समझा देते हैं फॉरेंसिक्स की। इसके अंदर भी आपका मैंडेटरी है, आराम से, इसके अंदर भी आपका मैंडेटरी है कि आपका ऑनगोइंग वो होना चाहिए आईटी। ठीक है, क्योंकि देखो ये वो गुरुग्राम पुलिस नहीं है कि सारे बच्चे जा रहे हैं, भर रहे हैं, यहाँ लिमिटेड स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि वहां तुम्हारे सारे पुलिस वाले ही घूम रहे होंगे, तो उनमें कुछ मालवेयर एनालिसिस वाले बंदे हैं, कोई साइबर क्राइम देख, कोई मोबाइल फोरेंसिक्स वाला बंदा है, तो वही आके बताते हैं सारा कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये एनसीएफएल बनाया गया कि इसके ऊपर और इसके ऊपर लोड कम पड़े। दूसरी चीज, आपका रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई, मैं सीबीआई के साथ भी काम किया हुआ है, और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकी खुद की लैब्स है, मतलब इनकी खुद की लैब्स है। ये अगर कहते हैं ना सीबीआई के हत्थे मत लग जाना, एक अगर तुम्हारे को पता होगा, आरुषि वाले केस के अंदर नॉर्मल दिल्ली की एसएफएसएल काम कर रही थी, सीएफएसएल को भी गया, बाद में जब ये हाई प्राइम बन गया ना, 10 दिन से ज्यादा सुर्खियों में चल गया, तो जो भी उस टाइम में रूलिंग पार्टी थी उसने बोला इस केस को सीबीआई के अंडर डाल रहे हैं। सेंटर में मार्केट तो करेगी। ठीक है, अभी एम्स के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ था। हाँ सर वो इन्होंने कितने करोड़ों की मांग की थी, डाटा ब्रीच हो गया। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक हुआ था, उसका केस किसने हैंडल किया था? आपका सर्टेन ने। सर्टेन अभी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, लेकिन सर्टेन ने जब काम वाम कर लिया, सारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम किया, उसके बाद इस केस को दिया गया एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो वो जो इन्हें डेटा निकाला, सब कुछ किया, वो अपनी प्राइवेट लैब में ले गए, उनको सीएफएसएल, एसएफएसएल और एफएसएल, ये 3, और एनसीएफएल 4, ये 4 को हमारे कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको देना पड़ता है आंसर। लेकिन बात आती है रॉ, आईबी, एनआई, सीबीआई, इनके खुद के इंटरनल कोर्ट है, जैसे इनके इंटरनल लैब है। यानी कहते हैं ना, अगर कभी मैंने कुछ क्राइम कर दिया, सीबीआई के हत्या आ गया, मुझे मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन से कोर्ट में हूं, मैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूं, ना हाई कोर्ट में, ना सेंट्रल कोर्ट में, मैं सीधा का सीधा, मैं सीबीआई का खुद का कोर्ट होता है, जैसा आर्मी वालों का खुद का कोर्ट होता है, वैसे ही कोर्ट है, और साथ में लैब भी है, अंदर ही लैब है, अंदर ही सारा डेटा रिकवरी, सारा कुछ ये अंदर ही करेंगे। इनको किसी को आंसर नहीं करने की जरूरत है कि भैया मैं सुप्रीम कोर्ट को आंसर करूंगा। पर्चा निकालना तो कोई जरूरत नहीं। रॉ और आईबी का तो खुद का ही इनका अपना है। ठीक है, और एनआईए और सीबीआई इन नार्कोटिक्स, बस 2 बॉडी है जिनके पास खुद की लैब्स नहीं है। पहला है इनकम टैक्स, मैंने इनके साथ काम किया है, ये प्राइवेट बंदों को, प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ काम करती है। और एक होता है इसका डैडी डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई। ओहो, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी एक इंटेलिजेंस है जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं ना, घपले करते हैं पैसों का इधर से उधर, और वो इनकम टैक्स तो छोटा मोटा टैक्स का देखती है,
जो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है तो वो ये देखती है हाई लेवल के। तो आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनके पास भी कोई लैब नहीं है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने इनको कोई लैब प्रोवाइड करी नहीं है, ना कोई बजट निकाला है, तो इसलिए ये प्राइवेट कंपनीज है। तो जितनी भी आपको थर्ड आई, साइंट, जितनी भी कंपनी दिखेगी इनके साथ काम करती दिखेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ एक केस बताया था तुम्हारे को, सर्टेन। क्या हो गया? अच्छा, स्क्रीन शेयर बंद हो गई। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस? हेलो? ठीक है। सर मेरे को तो दिख नहीं रही थी। क्या चीज? सर मेरे को नहीं दिख रही थी सर, बीच में दिखी थी जब फिर बंद हो गई। अब दिख रही है? नहीं सर। तो काम को ज्वाइन कर लिया, करनी है सर बता। रुको, अब देखो, अब आ रही है? या तो मुझे लग रहा है वो नेटवर्क का इशू है तुम्हारा। Yes, sir. ये सर किसी और शो हो रही है, मेरा issue है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो सर्टेन क्या चीज है, सर्टेन का देखते हैं। आप सर्टेन पे आओगे, यहां लिखोगे सर्टेन। अब ये सर्टेन क्या है दिखाता हूं, इसको खोलने दो एक बार। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अपने इंडिया में बाहर से पाकिस्तान, चाइना या कोई भी कंट्री से अटैक हो रहे हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट रिस्पांस यही करती है। इंसिडेंट भी, वीएपीटी भी, सारा कुछ। अपना जो दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो है, इसको इसका हैकाथॉन करवाया था हैदराबाद में, ठीक है। सेम जैसा आपका हॉट व्हील्स आती है, हॉट व्हील्स एक कार होती है डमी वाली, ठीक है, उससे पूरा ट्रेन का स्ट्रक्चर बनाया। सेम जो उनने राउटर वाउटर सारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन था, सब कुछ वही सेम जगह। तो स्टूडेंट्स ने उसका वीएपीटी करी थी और वल्नरेबिलिटी निकाली थी। तो जो आज दिल्ली मेट्रो जो चल रही है, इसकी वीएपीटी जो थी सर्टेन ने करी थी। हाईली सिक्योर करा कि कोई भी इसको बाहर से हैक ना करे, ठीक है। साइट वाइट में आपको मिल सकता है वल्नरेबिलिटी। हाँ, पता नहीं, इनने कुछ फाइंड आउट करी थी। अब इतना इंटरनल मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने वल्नरेबिलिटी निकाली थी। लेकिन इसकी वेबसाइट पे एक्सेस ऐसा कुछ है। वेबसाइट अलग चीज है, जो असली जो मेट्रो चलती है, इसके अंदर बैकएंड जो एप्लीकेशन और जो इनका इंफ्रा बनाया हुआ है इनने नेटवर्क का, वो पूरा का पूरा पेनिट्रेट किया गया था। देखा गया था कि कहाँ क्या लूप होल है, कि कल की डेट में किसी को कुछ एक्सेस मिल जाए, ठीक है। सब कुछ इनने वो करा गया। तो ये तुम्हारा सर्टेन है, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू आता है। ये अपनी खुद की वल्नरेबिलिटी नोट्स भी छोड़ता है, ठीक है। जैसा वल्नरेबिलिटी है तो सीवीज निकलते हैं, तो ये अपने इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट हो गया और गवर्नमेंट साइड पे सीवीज निकलते हैं, सारा कुछ मेंशन करता है। जैसे वल्नरेबिलिटी है F5 प्रोडक्ट, ठीक है, किबाना एर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन, मल्टीपल वल्नरेबिलिटी इन सोनिक वॉल, ठीक है, डॉस वल्नरेबिलिटी इन एप्पल प्रोडक्ट्स, मोजिला प्रोडक्ट के अंदर वल्नरेबिलिटी। तो ये सारा कुछ मेंशन करता चलता है। अगर आप जैसे ये खोलोगे, जैसा मान लो हम खोलते हैं वल्नरेबिलिटी इन एंड्रॉइड, इसके वो खोलते हैं, तो यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन बताएगा, सोल्यूशन भी देगा और सीवीज नेम बताएगा। तो ये दोनों तीनों चीजें कर रहा है, तो इस पे भी है। दूसरी चीज, ट्रेनिंग पे जाते हो, इसका ट्रेनिंग कैलेंडर पे क्लिक करोगे, इसका खोलोगे ट्रेनिंग कैलेंडर, तो ये 2025 का है। ये भी कुछ ट्रेनिंग करवाता है, ठीक है। जैसा आईओटी सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है। सीडैक भी एक तुम्हारी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जो आपका ये जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है और सारा कुछ ये मैनेज करती है, बहुत सारी चीजें मैनेज करती है। इस पे भी जॉब्स है, इसमें कोई आपका भर्ती वर्ती नहीं निकलती जैसे गवर्नमेंट की भर्ती। सीधा ही आप इसके करियर्स में जाओगे, आप वहां सीधा इसके अंदर जॉब निकलते हैं। जैसा इसमें में जाओगे, ये देख रहे हो। तो ये कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, इनको अपने मेंशन कर लो, ठीक है। करंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सीडैक करूवरम एप्लीकेशन पोस्ट पार्ट टाइम, ठीक है। सीडैक के अंदर बेंगलुरु में अभी निकल रही है वैकेंसीज है, साइंटिस्ट भी मांग रहे हैं। तो ये अलग अलग पोस्ट निकलती रहती है, वीएपीटी की जॉब्स भी निकलती है इसमें, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बनना होता है, मतलब वहीं जाके इंटरव्यू होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म निकला है तो 20,000 बंदे की वो फॉर्म भर रहे, कोई नहीं। तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी साइट, ऐसी जगह है जहां वो बाहर से एज अ कॉन्ट्रैक्ट बंदे को उठाती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अंदर बात अच्छी चीज है तो तुम्हारे को परमानेंट भी कर देते हैं। तो अगर हम नीचे आओगे, तो तुम्हारे मित्री डिफेंस फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी, ओटी सिक्योरिटी, फीचर साइबर डिफेंस, लिविंग एआई एनहांस सिक्योरिटी, मालवेयर प्रिवेंशन, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी। तो ये कुछ कुछ ऑफिशियल्स के लिए भी है, अगर तुम यहाँ देखोगे कुछ कुछ प्राइवेट बंदों के लिए भी हो सकती है।
ठीक है, तो ये टाइमिंग एंड सारा डाला हुआ चार्ट वार्ट। यहाँ अपना रेज्यूमे वेज्यूमे वर्कशॉप के लिए आप डाल सकते हो, ट्रेनिंग एट द रेट certain.org.in में। डायरेक्ट करना था रिज्यूम डाल हाँ रेज्यूमे एंड कि भाई ये मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, ये और मैं अभी डिप्लोमा और ये एक्सवाइजेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ डाल सकते हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा कंडक्ट हो जाता है, सटन के थ्रू करता है। इसकी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी मानी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी मानी जाती है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि आपका सीबीआई हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। को लोड होने दो। ठीक है, इसमें रिसोर्स पे जाओगे, वैकेंसीज पे जाओगे। ठीक है, ये वैकेंसीज निकालती रहती है। ठीक है, अभी तो एक ही है, अभी तो कुछ ऐसी पोस्ट वोस्ट आई नहीं है। ठीक है, अगर इसमें देखोगे, इससे मतलब वो फॉर्म नहीं करता, इससे डायरेक्ट ऐसे करना पड़ता है। हाँ सीधा ये फॉर्म में पूरा, जैसे अभी देखो क्या कह रहे हैं, फिलिंग अप द पोस्ट फॉर द लेक्चर ऑफ लॉ। उनको लेक्चरर, उनके अंदर भी पढ़ाने का भी जॉब है, लेक्चरर फॉर द क्रिमिनोलॉजी ऑन डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कंटेंट बेसिक सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इनको 27 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर इन सेंट्रल ब्यूरो। प्रोग्रामर चाहिए इनको, यानी ये कोई वैकेंसी बाहर नहीं बनवाते, जैसे इनको कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो ये बाहर नहीं टेंडर देते, ये यही इनबाउंड करते हैं। तो इनने ये प्रोग्रामर डाला हुआ है। ठीक है, एज इतनी होनी चाहिए, लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 सीपीसी। एजुकेशन क्या होना चाहिए, जैसे मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर टेक्नोलॉजी, ये इनको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डेटिंग प्रोसेस वर्क। देख रहे हो, और ये क्या मांग रहा है, C++, विजुअल सी, यूनिक्स, और ये सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो, मतलब एक तरीके से आप इधर उधर जाओगे तो गवर्नमेंट की जॉब्स है बहुत सारी, पर थ्रू प्राइवेट आप जाओगे तो ये एंट्री लेवल है, तुम यहाँ एकदम सीधा जा सकते हो काम। तो देखने की वो है, जितनी भी गवर्नमेंट साइड होती है, इधर बहुत बंदे प्राइवेटली जाते हैं। अब ये सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की जॉब नहीं है। ठीक है, यहाँ आप सीधा सीबीआई इनके साथ काम करते हो इनडायरेक्टली। तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन हो गया, सर्टेन हो गया, तो बहुत सारी आपके चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। ठीक है, तो इनकी खुद की लैब्स होती है। तो एफएसएल, सीएफएसएल, एसएफएसएल, एमसीएफएल, ये समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस ठीक है, सेम आपका ये रॉ, आईबी रॉ, इनके भी अलग जॉब होती है, एनआई के अंदर भी आपकी जॉब निकलती है। एनआई में मैंने ना देखी नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा एनआई है। हाँ हाँ होगा। अरे ये क्या हो गया, पोटेंशियल कुछ साइट पे काम कर रहे हैं क्या एनआई वाले? ये ऐसे आ क्यों रहता है एनआई पे? देखा ना, एक बार अपने ब्राउजर पे खोलना है एनआई। हाँ वो तो आ गया, लेकिन क्या हुआ, वेबसाइट? हाँ ये तो आ गई। नहीं वैसे वो आ क्यों रहता है सर एरर? ठीक है, तो इसके अंदर नीचे जाते हैं, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अभी इनको रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कौन सी वो चाहिए, और इनविटेशन ऑफ नॉर्मल पोस्ट फॉर द इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एनआई ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। अभी यही चाहिए, वरना ये प्रोग्रामर्स, बीएपीटी बंदे, बहुत सारे बंदे निकालते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो प्राइवेटली आप जाते हो, 2 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप यहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा लैब वर्क होता है। अगर यहाँ अगर आप देखोगे, तो हु वर्क्स इन अ लैब लाइक अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट एफएसएल। तो गवर्नमेंट एफएसएल तो मैं समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, अब देखो मैंने क्या बताया, एफएसएल, सीएफएसएल, एसएफएसएल, इन्हीं की कॉपी कोर्ट में वैलिड है। इसने प्रूव कर दिया ये क्रिमिनल है, या इसने ये डेटा केस में निकला है, इसने ही मर्डर कॉल करी थी, कॉल रिकॉर्डिंग में साबित हो गया सब कुछ, यही इसी की बॉडी एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब आप बात करोगे यार फिर प्राइवेट, अगर मान लो गवर्नमेंट में एक केस चल रहा है उत्तराखंड के एफएसएल में, उत्तराखंड के कोर्ट में चल रहा है, और उत्तराखंड के एफएसएल से कोई
एविडेंस होके आया है केस की भैया सॉल्व। मान लो कोर्ट में दो पार्टी होती है, एक पार्टी ने बोल दिया मेरे को उत्तराखंड के एफएसएल पे भरोसा नहीं है। भाई गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, आदमी काम कर रहा है, आदमी बिक जाता है। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आफ्टर आपको कोई पैसे दे दे 2 लाख रुपए, भैया ये एविडेंस है, इसमें ये डेटा डिलीट कर देना या हटा देना, बहुत बंदे कर देते हैं, ब्लफ कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता, अगर इसने बोला कि भाई मेरे को इस पे भरोसा नहीं है, तो ये प्राइवेट में भी जाके करवा सकता है। अभी लेकिन मैंने क्या बोला, प्राइवेट की तो कॉपी है ही नहीं, मानते ही नहीं मानते। तो तुम्हारी एक बॉडी बनाई गई, एनएबीएल, ठीक है, एनएबीएल बनाई गई, नेशनल एग्रीगेटिंग बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसा तुमने डॉक्टर लाल पैथ लैब का नाम सुना है, डॉक्टर लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ऐसा बोर्ड होता है उनका, ऐसा बोर्ड होगा। हाँ सर। ये बेसिकली टेस्टिंग मेडिकल रिपोर्ट होती है, जैसे कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, कुछ भी टेस्ट करवाना है, तो ये प्राइवेट ऐसा है। अब मान लो मैं गुंडा हूं, कोई हिस्ट्री सीटर हूं, या नॉर्मली मान लो क्रिमिनल हूं, मैंने कोई क्राइम किया और मेरे को कोर्ट से बेल पे बाहर आना है थोड़े टाइम के लिए मेडिकल रिपोर्ट दिखा के, तो मैं एम्स की कॉपी दिखाऊंगा, वैलिड है क्योंकि गवर्नमेंट का एम्स। मैं फोर्टिस दिखाऊंगा, फोर्टिस किसका है, प्राइवेट है, उसकी महंगा हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी तब भी वैलिड नहीं है कोर्ट में। डॉक्टर लाल पैथ लैब एनईबीएल के अंडर आता है, प्राइवेट लैब है, पर इसको गवर्नमेंट के एश्योरेंस में चलना पड़ता है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड, हाँ, तो उसकी रिपोर्ट अगर मैं वहां मेंशन करूंगा तो वैलिड है। वैसे ही आपके फॉरेंसिक्स लैब, मैकेनिकल लैब, केमिकल लैब अप्रूव्ड होती है ये नेशनल एग्रीगेटिंग बॉडी। जैसा आज है ना, जैसा मैं मान लो मैं आज फॉरेंसिक कर रहा हूँ क्रॉ की तरफ से, मेरी वैलिड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कल ये इसने क्रॉ ने एनएबीएल ले लिया, हम प्राइवेट लैब हो गई। अब इंडिया में और विथ 25 कंट्रीज अब्रॉड की, जैसा लाइक तुम्हारा अफ्रीका की कंट्री कुछ, और एशिया की कुछ एक दो कंट्री, यहाँ इसकी वैलिड होती है रिपोर्ट। तो मान लो कल की डेट में कोई भी थर्ड पर्सन आता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, कि मेरा डेटा है, डेटा रिकवरी करनी है, कोर्ट में दिखाना है, तो हम वैलिड बॉडी है, मैं जो उस पर काम करूंगा ना, उस पर साइन करूंगा, वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा। तो हम प्राइवेट की प्राइवेट कंपनी, पर गवर्नमेंट का हमारे को लाइसेंस मिल गया, तो ये लाइसेंस है एनिमल एग्रीगेट बॉडी विथ टेस्टिंग लैबोरेटरी एज पर द आईएसओ। देख रहे हो, आईएसओ 1725, ठीक है, ये तुम्हारे आईएसओ होते हैं अलग अलग तुम्हारे, तो ये टेस्टिंग कैलिब्रेशन बॉडी होती है। तो इसके अंडर बहुत सारी लैब्स आती है, मैकेनिकल भी हो गई, साइबर की होगी, बहुत सारी अलग अलग लैब्स आ गई, तो एनिमल एग्रीगेटिंग बॉडी होती है तुम्हारे, ठीक है। फिर तुम्हारे कुछ लैब्स आती है, जैसे कि लागे थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई टेक्नो सॉल्यूशंस, ये प्राइवेट है ओखला के अंदर। फिर आ गई तुम्हारे हॉक आई, ये तो एवेंजर आ गया, ठीक है। थर्ड आई हो गई, ये भी डिजिटल फॉरेंसिक प्रोडक्ट और ये सर्विसेज, इसकी अलग जॉब्स है, ये प्राइवेट है पूरी, ठीक है। ये हॉकाई हो गई, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग, सीबीआई को ट्रेनिंग से लेके सबको ट्रेनिंग, एनआईए के बंदों सबको ट्रेनिंग भी देना, साथ में उनका डेटा रिकवरी। वो साइन टेक्नोलॉजी, आगे फ्यूचर में ये बहुत सारी कंपनीज है, साइन टेक्नोलॉजी, इनकी भी खुद की लैब है। फिर तुम्हारे आते हैं ईसीएस, की गुजरात में है, ठीक है, ईसीएस, और भी बतेरी कंपनीज है, ठीक है, यही नहीं है, इसके अलावा बहुत कंपनीज है। तो ये तुम्हारी कुछ कंपनीज है जो तुम्हारा ये इसका डिजिटल फॉरेंसिक्स का सारा कुछ, डीएफआईआर का सारा कुछ काम करती है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारा लैब वर्क है। लैब वर्क में क्या होता है, बेसिकली आपको जाना है लैब में, सारी इक्विपमेंट है, वहीं फॉरेंसिक करनी है, अपना काम करके वापस घर पे, कहीं आपको उसमें नहीं जाना क्राइम सीन पे और कहीं होने। फिर एक टीम होती है हु वर्क एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन,
यानी कि पुलिस, इनकम टैक्स, डीआरआई या हो सकता है एनआई, इनके साथ जाने का काम, यानी उनके साथ क्राइम सीन पे जाना। मर्डर हुआ हुआ है, लाश पड़ी है, साइड में फोन पड़ा है, लैपटॉप है, तो हमारा काम लाश वाश का नहीं है, वो तो फिजिकल फॉरेंसिक्स वाले कर लेंगे। हमारा काम है डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, और क्या लास्ट टाइम क्या बात हुई है, क्या काम हुआ इसका, वो सारा कुछ कंडक्ट करना। तो ये हमारा सीधा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और रेड्स करी जाती है, उसमें काम आता है। साथ में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जो कॉर्पोरेट में एज इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। कॉर्पोरेट में डेटा ब्रीच हो गया, अभी तुम्हारी रिसेंटली एम्स के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ था, तो उसके अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम गई थी। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का क्या काम होता है कि जाना, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना, वल्नरेबिलिटी को पैच करना, मिटिगेट करना, और वापस से बैक टू बिजनेस। मान लो आज की डेट में मिंत्रा पे रैंसमवेयर अटैक हो गया, ठीक है, और डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले बंदे गए, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स को इतना दिमाग में नहीं रखती कि बिजनेस बिजनेस है ये, वो सारी जो भी वल्नरेबल हार्ड डिस्क होगी सब ले जाएगी, सारा पैच करेगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने, जितना टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन करने में और एनालिसिस करने में, वो लेके चले जाएगी। अब बिजनेस डूब रहा है, नहीं डूब रहा, शेयर मार्केट डूब रहा है, कुछ मतलब नहीं। पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम अलग तरीके से होता है, जल्द से जल्द उसको वल्नरेबिलिटी को पैच करना, लूप होल ढूंढना, फ्रेमवर्क सेट करना कि कौन सा फ्रेमवर्क आएगा, और कर कुरा के खत्म करके बैक टू बिजनेस, यानी 1 से 2 दिन के अंदर या उससे भी जल्दी करके कर देना। अब मिंत्रा 2 दिन बंद रहेगी तो शेयर मार्केट डाउन नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे खींच लेंगे। तो ये चीजें अलग होती है, तो दोनों का काम अलग अलग है। काम एक ही कर रहे हैं, डेटा रिकवरी एंड एवरीथिंग एंड उसको सैनिटाइज, पर दोनों का काम करने में बस एक फर्क है कि ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स मिटिगेट, जिसको इरिगेशन। ये कोई रिस्पॉन्स करता है। हाँ, तो आपका 2 टाइप्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इस तरह से आपका ये आता है। फिर आता है आपका काम करने का एसओपी या चेन ऑफ कस्टडी। तो बहुत बार आपसे है ना इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है, सीओपी क्या है, सीओसी क्या है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं स्टैंडिंग एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है आपका। अब एक चीज याद रखो, 2 मिनट रुकना है भाई। एक चीज याद रखो कि मान लो आपने सीएच पढ़ी है, साइबर किल चेन, ठीक है, कि काम करने का पैटर्न कैसे है, आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, फिर ये करना है, प्रिविजन करना है, फिर ये निकालना है, फिर मेंटेनिंग एक्सेस, पूरा एक आपका होता है प्रोसीजर है। प्रोसीजर है। साथ में आपका एक ऐसे वो बनती है, पीओसी बनती है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आज आज की डेट में मैं बग बाउंटी कर रहा हूँ, और मैंने मेटा में, इंस्टाग्राम में बग बाउंटी कर दी, मैंने मेटा वालों को बोल दिया, मेल कर दिया, मैंने आपकी एक वल्नरेबिलिटी निकाली है, मेरी बात मानेगी? लेकिन पीओसी में क्या होगा, एनमैप के स्क्रीनशॉट, बग सूट का सारा स्क्रीनशॉट आप पीओसी बताओगे मैंने कैसे वल्नरेबिलिटी निकाली, मेंशन करोगे, तो वही चीज, ठीक है। तो यही सारी आपकी चीजें पीओसी देनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारे में ना काम करने का तरीका होता है, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग पीओसी फॉरेंसिक्स में भी होती है, जो कोर्ट में भी जाती है। और अगर आप कोर्ट के गवर्नमेंट की तरफ काम नहीं कर रहे हो, तो आप एज अ कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो आपका पीओसी जाती है कि आपने इसकी फॉरेंसिक करी है। मान लो इंटरनल ऑडिटिंग हुई है, इंटरनल फॉरेंसिक हुई है, किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसकी फॉरेंसिक अलग होगी। तो उसका पूरा डेटा मैनेज, उसका कंप्यूटर सारा चेक करा जाएगा, इसने क्या किया, क्योंकि यही कंप्यूटर पे बैठता है, यही सारा कुछ। तो इस तरह से अब इसमें 3-4 चीजें आती है, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है 5W सिनेरियो, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने इसको 5 Ws में बांटा है। आज की डेट में मैं अगर तुम्हारे एक फोन दे देता हूं या एक हार्ड डिस्क दे देता हूं, ठीक है, उस पे 1000 PDF हो सकती है, 1000 फोटोज हो सकती है, 1000 MP4 फाइल्स हो सकती है, 1000 MP3 फाइल्स हो सकती है, हाँ, ऑडियो फाइल्स हो सकती है। तो तुम क्या चीज ढूंढनी है स्पेसिफिक, ऐसे तो तुम हजार हजार ढूंढते रहोगे, तुम्हारा 2-3 महीना गया एनालाइज करते 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 करते। तो तुम्हारे को हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, मतलब मेरे को स्पेसिफिक रीजन क्या है। अगर आज की डेट में मुझे कोई मोबाइल फोन दे रहा है या मुझे कोई हार्ड डिस्क दे रहा है, तो मेरे को स्पेसिफिक चीज क्या ढूंढनी है, तो मुझे वो पता होना चाहिए कि मेरे को ये मर्डर की कम्युनिकेशन करी गई है, इसके फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। इसने किसी की फेक वो बनाई है, आईडी बनाई है, और ये क्या, तो वो फेक आईडी की डिटेल्स, ठीक है। इसने कुछ XYZ किया हुआ है, इसने कोई ऐसा एमएमएस बनाया है या फोटो निकाली है, तो वो स्पेसिफिक चीज कब, क्यों, कैसे, कब खींची गई,
टाइमिंग का खेल है। तो टाइम के हिसाब से मेरे को फिल्टर आउट करने के लिए तो मुझे ढूंढना क्या है। अब फोन में तो बतेरी चीज है। अगर आज की डेट में मैं अपना फोन उठाऊं, आप अपना फोन उठाओ, अगर आप अपने थर्ड दोस्त को एक फोन दो कि ले भाई फोन, अब मेरा बता इसमें क्या 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 करूं, उसको थोड़ी ना पता है। आप स्पेसिफिक चीज बोलोगे तो वो ढूंढना स्टार्ट करेगा। ये फोटो चाहिए, टाइमिंग हाँ, चाहिए और इस समय बैटरी चाहिए। बस आइडेंटिफिकेशन का खेल टेररिस्ट केसेस और हैकर्स के उसमें नहीं होता। उसमें आपको पूरा फाइल, पूरा कंप्यूटर, पूरा छानना पड़ता है। एक एक एविडेंस आपके आगे एविडेंस के काम आएगा। ठीक है। फिर आता है आपका कलेक्शन, हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एविडेंस। जो भी आपके पास हार्ड डिस्क आती है, मोबाइल फोन आता है, उसकी प्रिजर्वेशन होती है, पूरा का पूरा आप उसको प्रिजर्व करते हो। डेटा को कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे उसको लैब ले जाना है, पूरा उसको टेम्पर में होने से बचाने के लिए। फिर आता है एग्जामिनेशन। अब ह्यूमन रिपोर्ट तो कुछ होगी, अगर आप बोल दो कि भाई मैंने वर्नेबिलिटी निकाली, बग सूट चलाओगे, तो वैसे टूल्स, तो एग्जामिनेशन टूल्स के थ्रू। एनालिसिस होता है, पेशेंसली एनालिसिस एंड फाइंडिंग। ठीक है। मान लो दो एफएसएल है, कहने का मतलब है एक है उत्तराखंड की एफएसएल, एक है चंडीगढ़ की एफएसएल। कोर्ट में केस चल रहा था, उत्तराखंड के एफएसएल ने 1000 फोटो निकाल के दी एक हार्ड डिस्क पे। ठीक है। अब एक ओपोनेंट पार्टी ने बोला कि भाई मेरे को ये जो एफएसएल ने निकाला है, मेरे को इसका भरोसा नहीं है, इसको कोई दूसरी एफएसएल से चेक करवाओ, और स्टेट से दूर। तो उन्हें चंडीगढ़ एफएसएल के अंदर ये एविडेंस को भेज दिया, चेक हो गया, उन्होंने 1035 फोटो निकाल दी, यानी 35 ज्यादा। तो किसकी कैलिबर पे बात आई? उत्तराखंड एफएसएल की, कि इनने क्या निकाला है। तो ये बहुत ज्यादा इशू है। आप पूरा आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, कलेक्शन कर लोगे, टूल भी चला लोगे। एनालिसिस ह्यूमन को खुद ही करनी पड़ती है। एक ऐसी चीज है, एनालिसिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपसे पहले भी बच्चे पढ़ के गए 100-200, आपके बच्चे आगे पढ़ेंगे 100-200, मेरे से भी अच्छा कोई है, मेरे से भी बकवास कोई और होगा। लेकिन जहां बात आती है एनालिसिस की, क्योंकि ये रिपोर्ट कोर्ट में जानी है या ये रिपोर्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट में जानी है, तो एनालिसिस की बदौलत आपको डेटा कैसे क्या आपने निकाला है, मीनिंगफुल डेटा, वो चीज ऑनलाइन समझ में आ रहा है गाइस सबको? जगदीश, सत्यम, साक्षी, सुजल, उत्कर्ष। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, समझ आ रहा है। ठीक है। तो आपका एनालिसिस पार्ट बहुत मेन होता है। फिर आता है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या होता है, आपका एक टेस्ट रिपोर्ट बनती है, आगे बताऊंगा पीओसी कैसे बनती है हमारी। टेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, आपके सारे स्क्रीनशॉट, आपने कैसे फॉरेंसिक्स करी, कैसे डेटा निकाला है, कहाँ वो आपको डेटा कौन सी डायरेक्टरी में मिला, और सारा का सारा कुछ मेंशन पीओसी बनाते हो। एनेक्सर्स होते हैं स्क्रीनशॉट्स, एनेक्सर्स शब्द बोला जाता है। एक लेटर दिया जाता है 65B, ये मैं आगे बताऊंगा 65B क्यों दिया जाता है। जब आप एक ऑथराइज, अगर आज की डेट में हम एनेबियल लाइसेंस हो गए या गवर्नमेंट एफएसएल है, इनको एक लेटर देना पड़ता है कोर्ट के अंदर कि कौन सा बंदे ने इसकी फॉरेंसिक करी है, उस बंदे का साइन जाता है, नाम जाता है, डेजिग्नेशन जाती है, और फॉरेंसिक क्या किस चीज की करी है वो चीजें जाती है वो। वैलिड पता नहीं है। हाँ, ये वैलिड पर्सन ही जाता है, क्योंकि हो सकता है कोर्ट के अंदर ऑनगोइंग प्रोसीडिंग के अंदर उस बंदे को बुला लिया जाए फॉर नहीं नहीं उसके लिए टेस्टिमनी के लिए। टेस्टिमनी होती है गवाही। जैसा तुमने पिक्चरों में देखा ना, जो कहूंगा सच के सिवा, ये सही में रियली में होता है। मेरा एक दोस्त था, उसका इधर ये जबलपुर जो मध्य प्रदेश है, इधर गया था वो कोर्ट के अंदर ऑनगोइंग प्रोसीडिंग में। क्योंकि क्यों बुलाते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ओपोनेंट पार्टी बोल देती है जिसने भी इसकी फॉरेंसिक करी है मुझे उस पर यकीन नहीं है, उसको एक बार बुलाया जाए, तो उसे क्रॉस क्वेश्चन करे जाते हैं, आपने कब फॉरेंसिक करी। क्योंकि शक के नजर में तो वो भी रहेगा कि हो सकता है इसे पैसे लेके टैंपर कर दिया हो, डेटा इधर उधर कर दिया हो, तो ये चीज आपकी मेंशन करी जाती है। तो ये 65B बहुत जरूरी है। अब आता है आपका एडमिसिबल, ऑथेंटिक, रिलायबल। एडमिसिबल इन द कोर्ट होनी चाहिए, पूरी डिजिटल एविडेंस और वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ऑथेंटिक, रिलेटेड टू द इंसिडेंट होना चाहिए। अब श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उसमें वो जो पूना वाला था, ठीक है, उन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है। वो जो लड़का था अदर डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी था, जैसा आपका टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, और भी एक्सक्लूसिव डेटिंग प्लेटफॉर्म है, और इंस्टाग्राम, डीएम, मैसेंजर, इन पे एक्टिव था और लड़कियों से बात कर रहा था। ठीक है। श्रद्धा से भी बात कर रहा था। ठीक है। श्रद्धा, अब वो लड़का ड्रग्स भी करता था, वो लड़का पॉर्न भी देखता था, सब कुछ कर रहा था। अब मेरे को एक चीज बताओ रिलेटेड टू द इंसिडेंट, क्या मेरे को श्रद्धा वाला जो चैट है वो मेन है, या फिर वो जो ड्रग्स कर रहा था, पॉर्न देख रहा था, या फिर जो भी उसके फोन। करेक्ट, श्रद्धा का मेन है, क्योंकि जो उसके फैमिली वालों ने केस लगवाया था, एफआईआर केस, तो श्रद्धा वाला केस मेन है। श्रद्धा जहां जहां उससे बात हुई है, डीएम पे,
फोटोग्राफ क्यों, ये हमारा प्राइमरी एविडेंस होगा। और जो वो ड्रग्स करता था, जो पॉर्न देखता था, या फिर जो उसने कोई एमएमएस बनाया हो, या फिर उसने कोई क्या कहते हैं ये बम्बल बम्बल पे टिंडर पे और गर्ल्स को डेटिंग कर रहा था, वो आपका वो होगा सपोर्टिंग एविडेंस कि हाँ। अब हम ये बोल दो कि एक बंदे को के ऊपर आप आरोप नहीं लगा पा रहे हो, तो आपने बोल दिया ये सर ड्रग्स भी करता है। अरे केस किस चीज का है, आप आरोप क्या लगा रहे हो, तो वो है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की चीजें, वो एक अलग सपोर्टिंग एविडेंस होगा प्राइमरी। और जो हमारा सबसे पहला केस होगा वो इंसिडेंट ऑथेंटिक केस होना चाहिए, श्रद्धा और उसकी कम्युनिकेशन मर्डर से पहले। रेप तो किया है और इसके अलावा उसका और भी अलग अलग मतलब गलत काम है, जैसे ड्रग्स का लेना, हाँ, तो सपोर्टिंग एविडेंस में रहेगा। बिलीव नहीं, मतलब एक तरीके से बताओ क्या होता है सपोर्टिंग एविडेंस में, क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन दिखाते हैं। पहले श्रद्धा और उसकी मर्डर से पहले क्या कम्युनिकेशन हुई थी, कब मिले थे, क्या क्या बातें हुई है, कभी इसने उसको धमकाया है, मर्डर की धमकी दी है, कुछ ऐसा। फिर हम सपोर्टिंग एविडेंस भी डालते हैं कि ये चीजें ये करता था। तो जो जो लड़के से बात हो रही थी, तो उनमें से पूछा जाएगा व्हाट बिहेवियर क्या था उसका, कैसा क्या था, ये सारी चीजें कंडक्ट होती है। फिर कोर्ट में ऑनगोइंग प्रोसीडिंग करी थी। जैसे बेसिकली श्रद्धा मर्डर केस में हमने काम किया था, इसकी जो जज थी, इसको धमकी मिली थी कि केस के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं सुनानी, तो उसका फोन, घर का राउटर हैक किया था किसी बंदे ने, तो चला था उस टाइम पे ये। फिर आपका आता है रिलायबल। रिलायबल जो होती है आपकी सॉफ्टवेयर कॉपी रिपोर्ट रहेगी, ह्यूमन की कोई रिपोर्ट नहीं, मैंने टाइप कर दिया तो ह्यूमन की रिपोर्ट होगी, सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट। आपने निकाला कैसे, आपकी सॉफ्टवेयर रिपोर्ट आती है, एक पीडीएफ बन के आती है, उसमें सारा हैश वैल्यू पूरा कुछ। तो आपका एक चीज आती है सीआई ट्रेड, पढ़ा है क्या होता है? नहीं, सीआई ट्रेड, सीआई होता है ना, सीआईए क्या क्या है, सीआई सी क्या है, आई क्या है, ए क्या है, ऑनलाइन बताओ। सर कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब इसको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं क्लाउड का। ठीक है, क्लाउड का सबसे अच्छा उदाहरण है। आज की डेट में मेरे को एक आईडी बनाने पे गूगल ने 15 GB की स्टोरेज दी। मैं उसमें जो भी डेटा डाल रहा हूं उसको दुनिया वाले दे सकते हैं? नहीं, जब तक मैं शेयर नहीं करूं। कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये हो गया कि आज की डेट में, मैं आज है 15, कितनी तारीख है, 15 तारीख है, आज मैं इसमें कोई डेटा डाल रहा हूं, उसका साइज है 2 MB। ठीक है, और इसको मैं 3 साल बाद या 2 महीने बाद या 5 साल बाद निकालूं, ना तो उसके साइज में, ना तो उसके हैश वैल्यू में, ना तो उसके कंटेंट के अंदर, जो उसके अंदर डेटा है, कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी मेंटेन करना। ठीक है, और अवेलेबिलिटी, मेरे पास आईडी पासवर्ड है, मैं दुनिया के कोई भी कोने में चले जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं, अमेरिका चले जाऊं, वहां से मैं आईडी लॉग इन करूं, कहीं से भी मुझे अवेलेबिलिटी मिल जाए, कहीं से भी मेरे को मेरा डेटा ड्राइव पे मिल जाए। तो पूरे सीआई ट्रेड में इंटीग्रिटी हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स में बहुत ज्यादा मेन है, कि कोई भी डेटा में टेम्पर ना हो उसके हैश वैल्यू। तो आगे हम हैश वैल्यू का प्रैक्टिकल करेंगे कि हैश वैल्यू कैसे जस्टिफाई करते हैं, कि कोई भी डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हुई है तो पता कैसे करते हैं वो चीज। फिर अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन। The first process of computer forensics is to identify the scenario or to understand the case. At this stage, the investigator has to identify the purpose of investigation. समझे? Purpose of investigation. मैं क्या चीज कर रहा हूं? अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि भैया ये फोन है, इसमें डेटा रिकवरी है। अरे ढूंढना क्या है? डेटा रिकवरी तो चलो एक चीज समझता हूं मैं, डेटा रिकवरी है भाई, इसमें वो ढूंढ देना, कुछ चीज है वो ढूंढनी है। अरे कोई चीज, कोई स्पेसिफिक चीज बताओगे, कोई फोटो है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई ऑफिशियल पीडीएफ है, या कोई चैट है, वो ढूंढनी है, क्या स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है। ठीक है, यही चीज है। अगर मान लो आज हम डेटा रिकवरी करेंगे, नेहरू प्लेस है, प्लेस के अंदर तुम्हारी डेटा रिकवरी होते हैं, ठीक है, 2-2,500 रुपए लेते हैं, उसमें और हमारे में क्या फर्क रह गया फिर? ठीक है, हम ऑथराइज है, हम एक्सओपीसी से चलते हैं, हमारी जो कॉपी है वैलिड है कोर्ट में, और उसमें मतलब एक तरीके से हम देखा जाए तो एक पूरी फॉर्मली रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। वो नहीं बना सकता, उसको निकल गया तो निकल गया, करप्ट हो गया डेटा तो करप्ट हो गया, उसको कहीं जवाब नहीं देना है। वो अपना 2,000-2,500 रुपए रखेगा जेब में, और चलो भाई आपका डेटा इतना निकला है, बस खत्म। और सबसे बड़ी बात, वो डेटा का इधर उधर भी कर सकता है, क्योंकि जब उसने निकाला तो कॉपी है हमारे। अगर हम ऑथराइज पर्सन है और हमने किसी की डेटा चोरी करी, यानी मान लो जैसे आपके कुछ केसेस आए, जैसे एमएमएस है, कोई सेक्सुअल आपका एमएमएस कुछ बनाया, तो बहुत बंदे क्या करते हैं उसकी कॉपी बना लेते हैं। अगर कोई लैब, ऐसी लैब है जहां लैब में काम हुआ है और आपका पकड़े गए हैं और पूरा का पूरा
लैब बंद कर दिया, वो बंदा जेल में गया, लाइसेंस निकाल दिया। इनफैक्ट आपका जो सैमसंग की लैब्स होती है, सैमसंग स्टोर, एप्पल स्टोर की लैब्स होती है, फोन रिपेयर के लिए हम भेजते हैं, यहाँ भी एक आईटी एक्ट बनाया गया था। होता क्या था, जो यहाँ पीछे लैब में काम करता था, आपने फोन रिपेयर के लिए तो भेजा, तो ये फोन में से डेटा और निकालते थे, आपकी प्राइवेट फोटो सब कुछ, और इनके पास खुद के डेटा रिकवरी टूल्स होते हैं, तो ये वो निकाल के पब्लिश करते हैं मार्केट में। तो ये चीज चल रही थी, तो इसके ऊपर वो लगाया गया और फोनों में सेफ गार्ड मोड डाला गया, कि जिससे हम जब फैक्ट्री जब फोन देंगे ना, तो वो सेफ मोड से आगे नहीं बढ़ेगा, उस मोड में ही रहेगा, ना उसमें कोई डेटा रिकवरी टूल चल सकता है, ना कुछ चल सकता है। ये चीज करी गई। फिर आता है कलेक्शन। The collection chain of custody is one of the important steps because your entire case is based on the evidence collected from the crime scene. Collect is the data acquisition process from the relevant data source while maintaining the integrity of the data. ठीक है, ये वाली वर्ड फाइल में दे दूंगा, ठीक है, तुम्हारे नोट्स वोट्स बनाने में काम आ जाएगी। टाइमलाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द कलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। इंपॉर्टेंट एविडेंस में लूज इफ नॉट एक्टेड एज रिक्वायर्ड। यानी अगर मान लो मेरे को कोई एविडेंस मिला, जैसे दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, आपने एविडेंस लिया, डिग्गी में रख दिया, अब गाड़ी कितने स्पीड ब्रेकर से जा रही है, हार्ड डिस्क जो होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेट नाजुक होती है, ज्यादा इधर उधर रखने से, टक्कर करने से खराब हो सकती है, तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो इसीलिए आपका कलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कहीं किसी घर से या कहीं से एविडेंस मिला है, तो प्रॉपर केसिंग करके उसको लैब ले जाना है सिक्योरली, कि खराब ना हो, डैमेज ना हो, टेम्पर ना हो। ठीक है, तो इसमें तीन चार, हाँ, एक इनका केसिंग आती है। फिर आता है आपका स्टैटिक बैग, फैराडे बैग, केसिंग, टैगिंग। ये अब स्टैटिक बैग क्या होता है ये समझाता हूं। अरे अभी स्टैटिक बैग क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया? मतलब इसी में आपका ये रखा जा रहा है हार्ड डिस्क, और ये सारा कुछ हार्ड डिस्क रखी जा रही है, कोई बता सकता है स्टैटिक बैग की क्यों यूज हो रहा है, ऐसा क्या है? सील होगी उनके ऊपर ओपन, मतलब यहाँ पर क्लोज करते तो डायरेक्ट नहीं को ओपन। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्टैटिक क्या होता है? सर स्टैटिक वेबसाइट होती है, जैसे इसके ऊपर जो रहता है वो रहता है सेम। कौन बोल रहा है? सर सुजल, तुम्हारी ना आवाज थोड़ी सी वो आ रही है, माइक से थोड़ा ना वैसे बोलो, क्लियर नहीं आ रही एकदम एग्जैक्टली। चलो मैं बताता हूँ। आप कभी धूप से आते हो, कॉटन की शर्ट पहनी होती है, हाथ दोस्त के कंधे पे हाथ लगाते हो, कहीं लगाते हो, करंट से लगता है, यस सर। वो स्टैटिक चार्ज होता है। आपकी बॉडी से, जो आपकी स्क्रीन है मोबाइल की, ये कैसे चलती है, सर्च कर लेना, ये प्लस और माइनस हमारी बॉडी से भी स्टैटिक चार्ज निकल रहा होता है, तो आपकी स्क्रीन उससे चल रही होती है। हाँ, बेसिकली मैग्नेटिक स्टैटिक चार्ज होता है, उससे ये हमारा और उस स्क्रीन का कोऑर्डिनेट होता है, और उससे अप डाउन अप डाउन। कभी गीले हाथ लेके स्क्रीन पे लगाओगे तो काम नहीं करता, क्योंकि हमारा स्टैटिक चार्ज नहीं जा रहा सही से, उसको एक सरफेस चाहिए होता है। तो आपका पता करना है, यूट्यूब पे देख लो ना कि आपकी जो स्क्रीन होती है फोन की, आपके हाथों से स्क्रीन कैसे चल रही है, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से चल रही होती है। अब ये बताओ, टेबल जो होती है, टेबल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, या बैड कंडक्टर है? वुड भी है सर, बैड है। वुड है तो बैड कंडक्टर है, लेकिन इसमें भी डर है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज कहीं भी उसमें हो सकता है पोर्शन में। तो आपने कभी देखा होगा, आपका ये जो बैग होता है स्टैटिक प्रूफ होता है, तो आपकी ये जो ये होती है ना, ये जो आपके मदरबोर्ड हो गया, आपका ये जो रेसबेरी पाई मंगवाते हो, या फिर आप ये जो ये मंगवाते हो हार्ड डिस्क, पीछे ग्रीन ग्रीन बोर्ड होता है, इसको पीसीबी बोर्ड कहते हैं अपन। इसमें छोटी छोटी आईसीज होती है, तो हमारी बॉडी से वो आई, कभी कभार क्या होता है, कहते हैं ना नंगे हाथों से सीधा पकड़नी नहीं चाहिए। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी करंट अगर हो स्टैटिक, तो वो आईसी को बस्ट कर सकता है, आईसी को ऐसे मतलब जलाएगा नहीं, मतलब वो शॉर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मदरबोर्ड को सीधा ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ग्लव्स पहन के किया जाता है। हम नेहरू प्लेस में तो कभी भी लगा देते हैं, क्यों इसलिए लगाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कभी चार्ज नहीं होते। लेकिन जो एक बार बिजली के थ्रू चल चुकी है कोई चीज, उसको हाथ में नहीं लगाते, नंगे हाथों से नहीं लगाते, क्योंकि स्टैटिक चार्ज उसमें चार्ज रहता है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से हमारा उसका शॉर्टिंग हो जाता है, तो कभी कभी मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाता है, तो इस वजह से स्टैटिक बैग यूज किया जाता है। दूसरा, इस तरह से उसको काटा नहीं जाता,
हमेशा इसको फोल्ड बड़ा वाला ले लो और फोल्ड करके रख दो, और इसके ऊपर स्टिकर लगाया जाता है फ्रेजाइल का। क्यों लगाया जाता है फ्रेजाइल का? जैसे अमेजोन में कोई हम कांच का सामान मंगवाते हैं तो एक स्टिकर लगा होता है फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल का ये है कि ये डैमेज होने वाली चीज है, कांच की चीज है, तो इसको बड़ा नुकसान से मतलब संभाल के यूज करो, तो एक स्टिकर लगा देते हैं कि भैया ये एसएसडी हार्ड डिस्क जो भी है इसको सिक्योर है। हाँ, मतलब एक तरह से बहुत सारी चीजें उसके अंदर मेंशन हो जाती है। फिर आता है आपका एक फरेडे बैग। एक आपका स्टैटिक चार्ज के लिए ग्रीन शीट भी आता है, आपने मोबाइल की दुकानों पे देखा होगा। ठीक है, ऐसी शीट होती है। इधर आ, मैट टाइप होती है। हाँ, जो आपके मोबाइल फोन के इसमें कैसे क्या डालो, क्या डालना चाहिए इसमें? हाँ, ये देख रहे हो ऐसी मैट होगी। वो क्यों डालते हैं? आपके फोन को जब वो डिसमेंटल करते हैं, छोटे छोटे कैमरा ये इनके आईसीज होती है, इनको सबको बाहर निकाल के रखते हैं। तो वुड तो वो है, बैड कंडक्टर है, लेकिन स्टैटिक चार्ज कहीं भी हो सकता है, तो ये मैट है ना, बचाती है आपके कंपोनेंट्स को। तो ये मैट डाली जाती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी यूज करता है वो ये यूज करते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए स्टैटिक बैग्स और ये मैट जब भी फोन को इन्वेस्टिगेट करते हैं ये यूज होता है। फिर आता है फरेडे बैग। फरेडे बैग के बारे में किसी को कुछ आइडिया है क्यों यूज होता है? सर आइसोलेट करता है डिवाइस हाँ बोलो। सर डिवाइसेस को आइसोलेट कर देता है जिससे वो किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। डिवाइस को उसको क्या कर देता है? सर आइसोलेट कर देता है। हाइबरनेट। सर आइसोलेट आइसोलेट आइसोलेट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आइसोलेट। ठीक है, तो आपका मोबाइल के अंदर दो तरह की जो आपका आईएसपी के टावर लग रहे हैं, जितने भी आपके आईएसपी है, जैसा एयरटेल, जियो, वीआई, इनके जो टावर लग रहे हैं, इनके जो बेसिकली टावर के अंदर वो होता है, तो ये दो तरह की स्क्रीनिंग करते हैं, यूएचएफ, वीएचएफ। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये फरेडे बैग उससे बचाता है, यानी आपके मोबाइल एनएफसी, आरएफआईडी, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सबसे आइसोलेट कर देता है। ये इसीलिए होता है, जैसा मान लो दो बंदे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? रवि, जगदीश। मान लो दो बंदे हैं, रवि और जगदीश। रवि ने और जगदीश ने कुछ क्राइम किया, मर्डर की बातें कर रहे थे और चैटिंग कर रहे थे। ठीक है, हाँ, पुलिस ने रवि को पकड़ लिया। ठीक है, जगदीश फरार है। ठीक है, लेकिन जगदीश को पता चल गया कि रवि पकड़ा गया। तो जगदीश ने क्या किया, हाँ, जगदीश ने क्या किया, बेसिकली व्हाट्सएप पे गया, डिलीट फॉर ऑल मैसेजेस कर दिए। लेकिन हमने रवि का जो फोन था फरेडे बैग में डाला हुआ, तो जगदीश का मैसेज सर्वर पे गया। सर्वर से इसके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका इंटरनेट ऑन नहीं है, तो हमारे पास मैसेज रहेगा। और क्यों? क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओगे कि सिम निकाल दूं या एयरप्लेन मोड कर दूं, तो आजकल एयरप्लेन मोड के बिना भी तुम्हारा वाईफाई, एयरप्लेन मोड पे भी वाईफाई ऑन रह जाता है। और ऑन में अगर उसने पब्लिक वाईफाई पकड़ लिया तो वो मैसेज अपडेट हो जाएगा और डिलीट कर देगा। तुम कल की डेट में जगदीश को पकड़ भी लोगे ना तो साबित नहीं कर पाओगे कि भाई इसने मर्डर की बातें करी है, क्या बातें करी है क्या। तो यही चीज होती है, तुम्हारा फरेड बैग यूज किया जाए। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो तुम्हारी हर तरह की फ्रीक्वेंसीज, हर तरह की वाइब्रेशन, रेडियो, जो ये तुम्हारा वाईफाई और ये जितने भी ब्लूटूथ की रेज, इन सब से प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, लेकिन इसमें बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अब बहुत कॉस्टली आते हैं ये। ठीक है, अच्छे वाले, अच्छे क्वालिटी वाले, वैसे 200 300 400 रुपए के भी आ जाते हैं। ठीक है, 2 2 हजार के भी है। ठीक है, इससे भी कॉस्टली आते हैं जो पुलिस वाले यूज करते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा फरेडे बैग डिवाइसेस मिल गए 8 9 और तुम्हारे पास फरेडे बैग पकड़े 4, तो कहां रखोगे? तो तुम्हारा एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल जो आपके खाना बांधने के कपड़े आते हैं, वो सॉरी, खाना बांधने के जो फॉइल आते हैं, जो खाना आप बांधते हो,
तो ये वही वाले फायर होते हैं, इसके 4 लड़े। अब ये इशू कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट बेसिकली यूएस नेवी सील्स अफगानिस्तान में काम कर रही थी, ठीक है, वो वहाँ पहाड़ों पे टेररिस्ट को पकड़ने के लिए थी। तो बेसिकली रशिया ने उस टाइम तालिबान को मोबाइल रडार सिस्टम्स दिए। एक तो रेडार होता है जो प्लेन पकड़ता है, एक होता है मोबाइल रेडार। मोबाइल रेडार क्या करते हैं, आप पहाड़ में सबसे ऊंची चोटी पे रख दो, उस 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बंदा सैटेलाइट फोन, नॉर्मल फोन चला रहा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कैच हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना कितना क्या मीटर दूर है। तो इसी चीज से बचने के लिए वो, क्योंकि आपका फोन है ना बंद है ना, तभी वो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो पकड़े जाते हैं। तो आपका कभी कभार जब आपके पास फरीडे बैग ना हो तो आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होनी चाहिए, उससे आप पूरा का पूरा फोन पैक कर सकते हो। पूरा का पूरा ये पैक हो जाता है इस तरह से, और आप मोबाइल को जैसा फरीडे बैग, उसमें शायद से कोई इमेज मिल जाए। देख रहे हो ऐसे फॉइल के अंदर आपका ये तो चलो एक है, आपका पूरा का पूरा फॉइल से उसको 4 लड़ा फॉइल से जोड़ दिया जाता है। 2 मिनट रुकना है गाइस। बबली मैम ने दिया था। मैम पहले देख तो ले खड़े हो गए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। विजिबल स्क्रीन, ठीक है। तो आपके फरेडे बैग एज एल्यूमिनियम फॉइल ये यूज होता है, एल्यूमिनियम फॉइल यूज इन द मोबाइल फोन एज अ फरेडे बैग। ये आपके बहुत ज्यादा सिग्नल ब्लॉकर्स है एक तरीके से, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा ये यूज होता है, केसिंग टैगिंग। और ये आपका सेम है ना, एक आरएफ बॉक्स भी आता है, दिखाता हूँ। ये फरेडे बॉक्स है आपका। अब फरेडे बॉक्स के अंदर गाड़ियों की चाबी पड़ी हुई है, क्यों? आपका आजकल जैसे फ्लिपर जीरो आ गया है, तो फ्रीक्वेंसीज और उसकी वो कैच ना करके यूज कर ले, तो आपके फरेडे बॉक्सेस आते हैं, ठीक है। सेम आपका ये आरएफ बॉक्स होता है, फरेडे बॉक्स कह लो या आरएफ बॉक्स हो लो। इसके अंदर आप डालते हो और इसमें ग्लव्स होते हैं, अंदर फोन को चला सकते हो, फ्रीक्वेंसी जाम भी रहेगी और आप फोन अंदर यूज भी कर सकते हो। कैमरा लगा के आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। पूरा आपका इनहेंस गाइडेंस फरेडे बॉक्स, पूरा कैमरा वैमरा पूरा आपका लगा होता है, आराम से उसको चेक कर सकते हो, मोबाइल को चला सकते हो, पूरा इसके अंदर रहता है। बाहर कम्युनिकेशन का क्या चीज? बाहर कम्युनिकेशन से बिल्कुल कट रहा है। पूरा कट रहेगा, ऑफलाइन पूरा ऑन, आप फोन चलाना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Examination. The aim of third process is to examine the collected data by the following standard, procedure, technique, tools, and methodology to extract the meaningful information and related to the case. Analysis में since all 5 processes are linked together, the analysis is the procedure to analyze the data acquired after examination process. At this stage, the investigator search for the possible evidence against the suspect, if any, use the tools and techniques to analyze the data. Techniques and tools should be justified legally because it helps you to create and present your report in front of the court. ठीक है। फिर आता है आपका रिपोर्टिंग। दिस इज द फाइनल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एट दिस स्टेप द इन्वेस्टिगेटर नीड टू डॉक्यूमेंट द प्रोसेस यूज टू कलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट। आपको इन्वेस्टिगेटर नीड टू डॉक्यूमेंट एक एक स्टेप, कैसे क्या किया है आपने, कैसे डेटा रिकवरी निकाली, सारा आपका चीजें जाएगी, एग्जामिन एंड एनालाइज द डेटा। The investigation reports also consist the documentation of how the tools and procedure, वर्ब सूट कैसे चला रहे हो, कैसे क्या मार्किंग यूआरएल डाला, इसका स्क्रीनशॉट। तो वैसे हमारे में भी ये पूरा का पूरा जाता है, कौन सा टूल क्या सेलेक्ट किया, ये सारी चीजें। The object of the step is to report and present the finding justified by the evidence.
फिर आपका फोटोग्राफ जाती है, टू रिकॉर्ड द क्राइम सीन इज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आईटी इट, दिस फोटोग्राफ जॉब इज टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द क्राइम सीन आईटी डिवाइस एंड अदर इक्विपमेंट। ठीक है, जो मैं 65 बी बता रहा था ऊपर यहां, यस सर। ठीक है, वो ये है। इसमें क्या क्या जाता है पहले ये समझो। अब ये रिप्लेस हो गया सेक्शन 63 से, ई ए कुछ सी ने लगाया नया सेक्शन, क्योंकि 65 बी था, लेकिन ये 1 जुलाई 2024 से जो बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसको 60 सेक्शन 63 कर दिया गया। Any information contained in an electronic record that is printed on a paper, stored, recorded, or copied in an optical magnetic media produced by the computer is deemed to be a documented under the Evidence Act under Section 63. अब इसमें 3 चीजें जाती है। दिस सर्टिफिकेट इंक्लूड एविडेंस नेम डिटेल और अदर एलिमेंट। अगर कोई पेन ड्राइव एज एविडेंस पकड़ी गई है, पेन ड्राइव किस कंपनी की है, सीरियल नंबर, बॉडी प्लास्टिक की है, मेटल की है ये, और अगर टूटी है तो टूटी, ठीक है, और किस बंदे की है ये डिटेल जाएगी। हार्ड डिस्क है, फोन है तो IMEI नंबर, सीरियल नंबर, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, फोन की स्पेसिफिकेशन 128 GB, ये टूल्स दैट वी यूज टू एग्जामिन द एविडेंस। कौन से टूल से हमने एविडेंस को डेटा निकाला है, वो टूल का नाम और उसका लाइसेंस नंबर। कंप्यूटर यूज इन होल दिस प्रोसेस, किस कंप्यूटर पे बैठ के आपने ये डेटा रिकवरी करी है वो डिटेल। तो कंप्यूटर की डिटेल ये जाती है आपके। प्रॉपर्टी पे जाओगे, डिवाइस नेम, प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड रैम, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, एडिशन, वर्जन, इंस्टॉल्ड ऑन, ओएस बिल्ड नंबर, ये सारी आपकी डिटेल्स जाती है कि आपने इस कंप्यूटर पे बैठ के इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। स्क्रीनशॉट या डाउन है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं तो हम कॉपी करके वर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, ये क्यों देना जरूरी है, ठीक है, ये समझते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो दिवाली है, दिवाली से एक दिन पहले मेरे पे केस पेंडिंग थे, मैं ही मान लो काम कर रहा हूँ, 16 केस पेंडिंग थे। एक केस और नया आया, मैंने देखा अच्छा डेटा रिकवरी है, कर देंगे, ठीक है, और मैंने 17वां केस ले लिया। अब उसकी मैंने डेट दी दिवाली के 2 दिन बाद। अब 2 दिन बाद बंदा आया और मेरे पे पेंडिंग केस थे, तो मैंने क्या किया कि भाई और भी केसेस चल रहे थे, तो मैंने क्या किया, ये वाला जो केस था प्राइवेट किसी लैब में करवा लिया। ठीक है, कि मैंने थोड़ा पैसा दे दिया 2-3 हज़ार रुपए कि भैया मेरा ये काम करके दे, तो उन्होंने करके दे दिया, रिपोर्ट भी बना के दे दी। वही रिपोर्ट मैंने उस बंदे को दे दी, एविडेंस दे दिया। अब मुझे थोड़ी पता वो कोर्ट में जाएगी रिपोर्ट। कोर्ट में गया, कोर्ट में मुझे बुलाया गया, ठीक है, मुझसे पूछा गया कि भैया आपका कंप्यूटर की डिटेल्स बताओ। ठीक है, तो भाई मैंने बोला कि भाई मेरे कंप्यूटर की डिटेल है AMD Ryzen 5, ठीक है, पर रिपोर्ट के अंदर क्या आ रहा है, इंटेल का प्रोसेसर i5, यानी मेरी और रिपोर्ट की बात में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन में पकड़ा गया मैं। तो फिर वहां मेरे को पकड़ा जाएगा, बताना पड़ेगा कि भैया ये हुआ, मैंने प्राइवेट लैब में काम करा है, इंटीग्रिटी का इशू, तो मानेंगे। मान्य नहीं होगी रिपोर्ट, और मेरे पर पेनल्टी और ठुकेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आगे इन फ्यूचर तुम्हारे अगर पॉलिटिक लाइन में जा रहे हो या इंसिडेंट इसमें, ये छोटी छोटी चीजें होती है। आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ से कल से 3 A's ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स कल से करेंगे ये वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। समझ में आया आज का गाइस? यस सर। ठीक है। Yes, sir. बैच अपना कौन सा है, ये 12 से 2 है ना? 12 से 2 अटेंडेंस है। आलोक है, आलोक नहीं है। अल्टमाश ये नहीं है। अनुराग नहीं है। जगदीश है। क्रिश नहीं है। नारायण सैन नहीं है। प्रियांशु चंद्रशेखर नहीं है। राहुल नहीं है। राज ये क्या है, राज ये भी नहीं है। रवि है। सत्यम झा है। सत्यम झा आया था शायद से, है ना, सत्यम झा आया था। साक्षी है। शिवम है। शिवम आया था, नहीं आया। शिवम नहीं आया। रवि आया है। सत्यम झा आया था। साक्षी आया है। सुजल है। उत्कर्ष है। वरुण नहीं है। वरुण प्रकाश नहीं है। ठीक है, छह हो गया ना, 1 2 3 4 5। जगदीश तो बाहर आएंगे।
हाँ तो मैंने एक गिना ना तुमको, 1 2 3 4 5, छठा बंदा वो सत्यम आके चले गया, सत्यम झा। ठीक है चलो गाइस, मैं आज की रिकॉर्डिंग इस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल जहां छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। थैंक यू। वेलकम गाइस।